अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो है अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमने स्टार्ट कर दिया बट वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू था। लैप्लास ट्रांसफॉर्म चूँकि हमने पढ़ लिया था और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करनी थी तो वो दरमियान में ही टॉपिक हमने कर लिया, सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल ऐसी तो नहीं है जो आपको, यानी कि इससे पहले हमने जो देखी थी, मे बी आप में से कुछ को या काफ़ी लोगों को याद ना आ रही हो, बट आपने ऑलरेडी नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है सेकंड कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स MA 118 में। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम देख लिए। बाकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। आपने ये तो देख लिया होगा कि हमने जो प्रॉब्लम्स की थी उसमें आपके पास जो है दो तरह के, बल्कि अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो तीन वेरिएबल्स अपीयर हो रहे थे। अगर मैं उसमें डिफरेंशियल्स की बात करूं, मतलब एक हमने कहा था कि u है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, एक उसमें टाइम था और एक x था, जो हमने पहले की थी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और जो अभी हम फिजिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, लेट मी टेल यू के उसमें यही दो वेरिएबल्स हमारे मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। जब भी आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं भी उनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हमेशा इन्हीं दो वेरिएबल्स के साथ जो है वो पढ़ाई जाएगी। इसमें से t इज टाइम और x एक आपका कोऑर्डिनेट है स्पेस का। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में आपने कहा कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी u, वो मिनिमम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उन पे डिपेंड करेगा। मिनिमम 2 होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा फिजिकली फिलहाल पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली जितने मर्जी कर लें तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। जैसे कि आपको स्टार्ट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, 3 कोऑर्डिनेट स्पेस के और एक टाइम। लेकिन 2 को करना सबसे आसान है, फिर 3, फिर 4। तो जितने भी इंट्रोडक्टरी कोर्स होते हैं, इवन के क्योंकि हमारे तो ये ब्रीफ सा टच है 3 या 4 वीक्स का, तो अगर फुल फ्लेज कोर्स भी हो तो उसमें आप कह सकते हैं कि आधा कोर्स जो है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे ही बेस कर रहा होता है। 3 और 4 को करना मुश्किल हो जाता है। 4 को आप कह लें कि शायद एनालिटिकली करना जो है उसमें अगर सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम हो तो उसमें भी शायद कई दिन लग जाए करने में। तो उस तरह के जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लेकिन जो होती हैं, अगर आप बिल्कुल कोई एजम्पशन ना लगाएं या बिल्कुल कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स को नॉर्मली कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जाता है। हमने यहाँ सिंपल केसेस लेके करने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे प्रॉब्लम जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस पे हमने देखा था कि आपके पास ये टाइम के रिस्पेक्ट आपका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव था, ये आपका x के रिस्पेक्ट सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव था, या टाइम के रिस्पेक्ट फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है, x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। ये इस तरह के डेरिवेटिव आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है वो मिलते हैं। ये 2 सेकंड आपके डेरिवेटिव थे। एक तीसरा भी होता है जो हमने नहीं देखा था, वो भी आप के इसमें आपने कहा ना, तो 2 दफा डेरिवेट किया, दोनों दफा टाइम के रिस्पेक्ट से किया, 2 दफा किया, दोनों दफा एक्स के रिस्पेक्ट से किया। तो एक मिक्स भी हो सकता है, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए ये जो ऊपर मैंने लिखा है इसको भूल जाए, क्योंकि अब ये जैसे पिछला मैं आपको रिव्यू दे रहा था, इसमें तो बिल्कुल हमारे पास फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। जो फिजिकल प्रॉब्लम्स में हमने x और t, अब जब आप मैथ्स कहीं भी पढ़ेंगे, जिस तरह अब थोड़ा सा अपने माइंड को आपने 2 जगह अप्लाई करना है। आप जिस तरह देखें कि हमने जब हिमल ब्लाव वाली ओडीज की थी
तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जितने भी जस्ट ये आपको थोड़ा प्रिकॉशन दे रहा हूँ कि चीज़ों को मिक्स नहीं करना। तो आपने जितने भी उसमें पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट आपने डेरिवेट की थी, टेम्परेचर को टाइम के रिस्पेक्ट किया था, लेकिन जो हम उसमें सॉल्यूशन के मेथड्स या थ्योरेटिकल मेथड्स अप्लाई करते थे, अगर आप MA 118 के कोर्स में देखें तो उसमें आपको वो हमेशा dy/dx मिलती थी चीज़ें, क्योंकि मैथ्स में हमेशा जो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर होता है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर होता है। तो वो इस तरह ही लिखी होती हैं, वो आपने अपने खुद ज़हन में सोचना होता है। और जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो फिजिकल प्रॉब्लम्स में नॉर्मली आपको हमेशा ये वाली टर्म मिलेंगी, अभी क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि u क्या चीज़ है। अगर हम u को भी देख लें तो u भी वही नॉर्मली वही दो चीज़ें होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है। जब भी आप मास ट्रांसफ़र के प्रॉब्लम्स करते हैं, डिफ्यूजन के प्रॉब्लम्स करते हैं, तो उस केस में यहाँ कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक कोई भी एक कोऑर्डिनेट। और इसी तरह जब आप हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसमें आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। टेम्परेचर दो चीज़ों का फंक्शन होता है, वन कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेस एंड दूसरा टाइम। लेकिन इसी को जब आप मैथ्स में, अगर आपको किसी को याद हो MA 118 में आपने पढ़ा हो, तो उसमें जिस तरह आपने कहा ना कन्वेंशन यूज होती है, उसमें हमेशा इस तरह की यूज होती है, u एज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अब इनको x को y को, इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना। जब हम फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें x y कुछ हो रहा है, जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो उसमें x y कुछ हो रहा है। मैथ्स जब हम पढ़े हैं, प्योर मैथ्स जब हम पढ़े हैं, अप्लाइड मैथ, जब तक हमने फिजिकल प्रॉब्लम्स में हम नहीं गए, तो उसमें जब हम x और y की बात कर रहे हैं वो एनी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। लेकिन जब हम फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होंगे तो उसमें x y कुछ और होगा, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेस होंगे x एंड y फिजिकल प्रॉब्लम्स में। और जब हम मैथ्स की बात कर रहे होंगे तो उसमें x y पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में एनी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम मैथ्स के फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें जो x और y होंगे, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा कि जिस तरह ये u एज फंक्शन ऑफ x एंड टाइम इस तरह करके होगा। तो ये दोनों में फ़र्क ज़रा आपने जो है ये जहन में रखना है कि मैथ्स के केस में x और y की आपको इक्वेशंस मिलेंगी, बट जब हम उनको अप्लाई कर रहे होंगे तो वो x और टाइम होगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इसमें 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में या ज़्यादातर आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में 2 वेरिएबल से गुजारा हो जाता है। 4 वाले केस जिसमें चारों के चारों अप्लाई करने होते ज़रूर है, ज़ाहिर है कोई भी रियल फिजिकल प्रॉब्लम होगी इसमें 3 डायमेंशन स्पेस की और एक टाइम होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या वो मैटर करती है या नहीं करती। जिस तरह आपको मैंने स्टार्ट में भी एग्जांपल दी थी, अभी हम ये प्रॉब्लम्स करेंगे कि अगर आपके पास जो है वो 2 मिनट, तो स्टार्ट में मैंने ये बिल्कुल थोड़ी चीज़ें अगर मैं ले आऊँ तो ये फाइल का आपके साथ जो कवर होता है, ठीक है, ये अगर आप इसको देखें, शायद कैमरे में दिखाना मुझे, इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है। और अगर ये जो ट्रायंगल में बना हुआ है इसको मेरे पास क्योंकि स्केल नहीं है, स्केल होता ज़्यादा बेहतर होता, इसको अगर मैं खोल लूँ तो इसकी विड्थ भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मे बी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेंथ सबसे इसकी प्रोमिनेंट डायमेंशन है। विड्थ जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, थिकनेस बहुत कम है। तो ऐसे केस में अगर मुझे बिल्कुल हल्का फुल्का एस्टिमेटेड आंसर चाहिए तो मैं आपकी अपनी विड्थ को भी निगलेक्ट कर दूंगा, थिकनेस को भी निगलेक्ट कर दूंगा, जस्ट लेंथ को कंसिडर करूंगा।
लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए तो मैं विड्थ को भी कंसिडर करूंगा, पर थिकनेस को यहाँ मैं बड़े आराम से नेगलेक्ट कर सकता हूँ। थिकनेस बहुत थोड़ी है इस फाइल कवर की। बेहतर था कि क्योंकि मेरे पास इस वक्त स्केल नहीं है, स्केल जो है वो बेस्ट रहता है आपको दिखाने के लिए। अगर आप एक कोई कपड़े की दुकान पे जिस तरह होता है, या मीटर रॉड जो होते हैं, एक पूरे गज, कुछ के पास गज वाला होता है, कोई मीटर वाला होता है, अगर आप उसको देखें वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। या अगर वो ज़ाहिर घर में तो नहीं होगा, वैसे दुकान पे आप देख सकते हैं। और घर में अगर आप देखना चाहें तो आपके पास जो स्टील का फुट या प्लास्टिक का फुट होता है उसमें तो फिर विड्थ थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती है। तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं, लेंथ सबसे प्रोमिनेंट डायमेंशन है। अगर आपको एक्यूरेसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप विड्थ को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी पे थोड़ा ज़्यादा आप एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, फिर आपको विड्थ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, ये जिस पेज पे मैं लिख रहा हूँ इसका क्या हिसाब है, इसकी आप देख सकते हैं कि विड्थ भी इम्पोर्टेंट है, लेंथ भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं विड्थ को निगलेक्ट नहीं कर सकता पेज के केस में। फुट के केस में मैं कर सकता हूँ, वो भी अगर मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए तब। अगर एक्यूरेसी चाहिए फिर नहीं कर सकता। लेकिन पेज के केस में A4 पेज जो आपका है, या कोई फाइल का कवर है या एनवेलप है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी चूंकि कैमरा इस तरह मैंने सेट किया हुआ है इस वक्त, इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके, तो अब मैं इसकी लेंथ और विड्थ दोनों कंपेरेबल है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। बट इसकी जो थिकनेस है वो ना होने के बराबर है, तो तीसरी डायमेंशन को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अब एक कोई और हम अगर एग्जांपल ले लें, अब ये मेरे पास एक बास्केट, गेन इसमें कैमरे में दिखाना थोड़ा, खैर ये मेरे पास एक बास्केट है तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इसकी आप देखें वेड्थ, लेंथ और थिकनेस तीनों कंपेरेबल है, मैं किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो अब अगर मैं इस बास्केट के अलॉन्ग कोई किसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन देखूं मैथ की या टेम्परेचर की, रॉड के अलॉन्ग देखूं, पेज के अलॉन्ग देखूं, क्या फर्क आएगा। लॉन्ग रॉड के केस में सिर्फ लेंथ मेरी इंपॉर्टेंट है, पेज के केस में लेंथ और विड्थ दोनों इंपॉर्टेंट है, और इस बास्केट के केस में लेंथ, विड्थ, हाइट या थिकनेस के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। तो और चौथी चीज है टाइम। तो अगर मैं लॉन्ग रॉड पे कोई बैलेंस लगाता हूँ या कोई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ तो वहां दो डायमेंशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, टाइम और कोई जो रॉड की लेंथ है। पेज के केस में पेज की जो लेंथ और विड्थ दोनों इंपॉर्टेंट होंगी, और टाइम, तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। और बास्केट के केस में तीन डायमेंशन, स्पेस की XYZ और चौथी टाइम। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रॉड के केस में 2 हुए, पेज के केस में 3 हुए, बास्केट के केस में 4 हुए। बनेगी सारी की सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन उनकी कम्प्लेक्सिटी में और सॉल्व करने में फर्क होगा। रॉड वाली शायद मैं इधर पेपर पे बैठ के एजम्पशन लगा के घंटे 2 घंटे में सॉल्व कर लूं, लेकिन बास्केट वाली शायद मैं पेपर पे सॉल्व ना कर पाऊं, या कर पाऊं तो उस पर भी मुझे बहुत ज्यादा 4-5 घंटे 6 घंटे में भी डेज लग जाए। तो होंगी ये सारी की सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन 2 वेरिएबल्स वाली ही नॉर्मली आपको स्टार्ट में पढ़ाई जाती हैं, और इस कोर्स में हम 2 वेरिएबल्स तक ही रहेंगे। अब जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी क्लासिफिकेशन में काफी हद तक वही कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हैं। तो अब वो याद रखें, जो मैं मैथ्स वाली लिखने लगा हूं तो इसमें x और y हमने कहा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ये आपके पास जो इक्वेशन की फॉर्म लिखी जाती है मैथ्स की बुक में, ये y के रिस्पेक्ट से सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ये क्रॉस या मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, ये x के रिस्पेक्ट से सेकंड डेरिवेटिव आ गए। आपके 3 किस्म के सेकंड डेरिवेटिव आ गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। फिर ज़ाहिर फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। इधर आई थिंक
एक्स से स्टार्ट करना चाहिए था, एक्स पहले होता है। ठीक है, ये एक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सेकेंड ऑर्डर तो नहीं कहना, ऑर्डर भी सेकेंड ही है, लेकिन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपके अगर हो, पीडी हो, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये कुछ चीजें हमने फिक्स कर दी। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल, अगर आपने बाकी इसको ऑर्डर उसी तरह ही डिफाइन करते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, आपको पता है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड आ रहा है तो ऑर्डर 2 है। उसकी पावर क्या है, वो सेकंड डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए डिग्री को हमने 1 कह दिया, जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में करते थे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। चूंकि यहाँ पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक्स भी है, वाई भी है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब लीनियर है कि नॉन लीनियर, वो डिपेंड करता है इन ए बी सी डी ई इनके कोफिशिएंट्स पे। अगर तो इन कोफिशिएंट्स में ये जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, अगर इनमें सिर्फ एक्स और वाई आ रहा है तो फिर ये लीनियर है। अगर इनमें यू आ जाए तो फिर ये नॉन लीनियर। तो ये इसमें उसी तरह की ही, यानी कि अगर आपको याद हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हम कहते थे कि जो कोफिशिएंट है उसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आना चाहिए, तो सेम वही केस है। अगर कोफिशिएंट में डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया तो नॉन लीनियर है, अगर इंडिपेंडेंट आ गया तो लीनियर है। इसी तरह आपकी फिर राइट हैंड साइड है जी, इफ जी इज 0 तो होमोजीनियस, जी इज नॉट इक्वल टू 0 नॉन होमोजीनियस। तो ये सारी जो आपकी क्लासिफिकेशन है होमोजीनियस वाली, ऑर्डर, डिग्री, लीनियरिटी, ये सारी काफी हद तक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलती जुलती है। अब इधर एक नई चीज आती है कि नेचर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में नहीं थी। यहाँ एक नई चीज आती है कि हम कहते हैं कि आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 3 किस्म की हो सकती है, इलिप्टिकल, हाइपरबोलिक या पैराबोलिक। वो डिपेंड करती है ये जो आपके सेकंड डेरिवेटिव्स हैं ए, बी और सी पे। तो आप जिस तरह आपको याद हो कि एक टर्म हम यूज करते थे स्केयर वाली, जो आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन होती थी, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते थे डिस्क्रिमिनेंट। तो ये उससे मिलती जुलती टर्म है, क्योंकि बी स्केयर -4ac वो यही होती थी, बी स्केयर -4ac। तो ये हमने बेसिकली कैलकुलेट करनी होती है, जहां बी जो है ये आपका मिक्स्ड या क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट होगा, यानी वो टर्म जिसमें आपका y के साथ भी डिफरेंशियल आ रहा है और x के साथ भी डिफरेंशियल आ रहा है, b। बाकी a और c आप जिसको मर्जी कह सकते हैं, x वाले को a कह दें, y वाले को a कह दें, वो कोई नहीं होता, क्योंकि a और c आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जहन में रखना है कि b जो है वो मिक्स डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है। तो बी स्केयर -4ac आपको पता है ये या नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है। तो इन 3 वैल्यूज पे नेचर जो है वो डिपेंड करती है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्चुनेटली इसका बड़ा एक आसान सा तरीका है कि आप इन तीनों को और इन तीनों को जो है वो
अल्फाबेटिकली लिख सकते हैं। फॉर ये जिस तरह नेगेटिव है, एन पहले आता है, फिर पी आता है, फिर जेड आता है। इसी तरह इन तीनों को आप, ये पहले मैंने अल्फाबेटिकली ही लिखे होंगे। इलिप्टिकल, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, ई पहले आता है, फिर एच आता है और फाइनली आपका पी आता है। तो ये अगर आप दोनों को अल्फाबेटिकली लिखते हैं तो यहाँ से आ जाता है कि अगर आपका जो है नेगेटिव साइन है b²-4ac का, तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की नेचर है वो इलिप्टिकल होती है। अगर पॉजिटिव साइन है तो हाइपरबोलिक होती है, अगर जीरो है तो पैराबोलिक होती है। इसके अलावा एक फिजिकल प्रॉब्लम्स में, चूंकि फिजिकल प्रॉब्लम में हमेशा तो नहीं, या ज्यादातर केसेस में आप कह सकते हैं टाइम जरूर इन्वॉल्व होता है। तो अच्छा, ये तो एग्जैक्ट मैथ्स है आप कह लें, लेकिन इसके अलावा एक रूल ऑफ थंब भी एग्जिस्ट करता है। तो ये याद रखना है कि ये रूल ऑफ थंब है। ये कुछ रूल ऑफ थंब हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये ट्रू होता है। तो आप इक्वेशन को देख के, ये रूल ऑफ थंब है, ये ऑब्जर्व किया गया है, इसकी कोई वो नहीं है पीछे। जिससे आपको पता है रूल ऑफ थंब के पीछे कोई थ्योरी नहीं होती, जस्ट ये एक ऑब्जर्वेशन होती है कि अगर आपकी फिजिकल जो पीडी है उसमें टाइम डेरिवेटिव अपीयर ना हो रहा हो, या फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अपीयर हो रहा हो, या सेकंड टाइम, ये तीन ही केस हो सकते हैं ना, या तो टाइम डेरिवेटिव है नहीं, या फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, या सेकंड टाइम डेरिवेटिव। अगर टाइम डेरिवेटिव ना हो तो ऑब्जर्व किया गया है कि आपकी इक्वेशन इलिप्टिकल होती है। अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो तो ऑब्जर्व किया गया कि आपकी इक्वेशन पैराबोलिक होती है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव हो तो ऑब्जर्व किया गया कि आपकी इक्वेशन हाइपरबोलिक होती है। जैसे कि आपको पता है कि सर्कल जो है वो इलिप्स का एक स्पेशल केस है। तो अगर आपका ए और सी बराबर हो और बी जीरो हो, तो उस केस में आपकी जो पीडी होती है वो सर्कुलर होती है, क्योंकि सर्कल आपको पता है कि इलिप्स का ही स्पेशल केस है। तो ये हमारे पास कुछ फेमस या मशहूर इक्वेशंस हैं। तो